हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आज हम लोग इन्फ्लेशन की तीसरी लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन्फ्लेशन की 2 लेक्चर्स को देख लें ताकि इस क्लास को इजीली आप लोग कनेक्ट कर पाएं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट करें और आप इस चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जो कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। ये सारे वीडियोस पेड कोर्सेज के पार्ट हैं, लेकिन आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ये आपको YouTube पे ही मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेक्स्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास इन्फ्लेशन पार्ट 3। हम लोग प्रीवियस क्लास को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे ताकि इस क्लास को थोड़ा कनेक्ट कर पाए। फिर हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब थोड़ा जानेंगे कि क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट इंडिया में जो हुआ था उसके तहत हम लोग थोड़ा उसका कुछ प्रोविजंस देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है और टॉपिक ऑफ द डे जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो मैंने बताया था कि अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होने का चांसेस होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद जब मार्केट में आएगा तो उसका फाइनल प्राइस जो है वो भी इंक्रीज होगा, तो जिसके वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता था। नेक्स्ट है आपका डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट। तो डिफ्लेशन जस्ट आपका अपोजिट है इन्फ्लेशन का। डिफ्लेशन में क्या होता है कि आपका जो प्राइस होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो डिक्रीज होता है। इन्फ्लेशन यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाता है। थर्ड है आपका डिसइन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट। तो मैंने बताया था कि डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। डिसइन्फ्लेशन क्या है कि ये आपका इन्फ्लेशन है लेकिन इन्फ्लेशन आपका स्लो रेट पे हो रहा है, तो वैसे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को हम लोग डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट था आपका स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन में मैंने बताया था एक फॉर्मूला के हेल्प से कि जब भी आपका इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो और स्टैग्नेंट ग्रोथ हो तो उस केस में आपका स्टैगफ्लेशन होता है। नेक्स्ट है आपका रीफ्लेशन एंड स्क्यूफ्लेशन। रीफ्लेशन का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आपका इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है। जब भी इकोनॉमिक डाउनटर्न होगा तो आपके इकोनॉमिक को वापस न्यूट्रल करने के लिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी लाया जाता है ताकि आउटपुट प्रोड्यूस हो सके एक्सेस अमाउंट में, इंटरेस्ट रेट कम किया जाए ताकि लोगों के हाथों में पैसा आए और डिमांड बढ़े, तो जिसके वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक स्लोडाउन या इकोनॉमिक डाउनटर्न जो भी आया है वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे रिफ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्यूफ्लेशन। तो स्क्यूफ्लेशन में क्या होता है कि कुछ सेक्टर जो इकोनॉमी का है वो इन्फ्लेशन फेस कर रहा है और रिमेनिंग सेक्टर्स या मतलब बोल सकते हैं कि दूसरे सेक्टर्स इन्फ्लेशन नहीं फेस कर रहे हैं। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था फिलिप कर्व के बारे में। तो मैंने बताया था कि ये जो कर्व होता है ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर किया था। आज हम लोग पहले पढ़ेंगे जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो आपका जनरल प्राइस इन्फ्लेशन को मेजर करता है। सबसे इसका कॉमन डिफिनेशन है। जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग फॉर्मूला के हेल्प से भी समझेंगे। तो जीडीपी डिफ्लेटर आपका नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के कॉन्सेप्ट को मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 था उसमें अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं हल्का सा बता देता हूं ताकि आप लोग को रिकॉल हो जाए। नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट वैल्यू होता है करेंट प्राइस पे। गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट वैल्यू अगर करंट प्राइस पे हो तो उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं और यहाँ पे हम लोग इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किए हैं। रियल जीडीपी में क्या होता है कि जब भी आपका नॉमिनल जीडीपी को हम लोग इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देते हैं तो हम लोग उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम लोग जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे अगर हम लोग इसको मेजर करें तो वो आपका रियल जीडीपी होता है। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट्स जीडीपी डिफ्लेटर पे ही। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन होता है और ये आपका प्राइस मतलब कि जितना भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज है उनका प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा क्या है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो लिमिटेड बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करता है, लेकिन आपका जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है।
WPI जो होता है वो सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन आपका जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो सर्विसेज को इंक्लूड करेगा। जीडीपी डिफ्लेटर आपका प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड को भी इंक्लूड करता है, गवर्नमेंट सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है और एक्सपोर्ट्स को भी इंक्लूड करता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आपका प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स को एक्सक्लूड कर देता है। तो ये यहाँ पे यूपीएससी जो है ट्रिक्स प्ले कर सकता है कि जीडीपी डिफ्लेटर एक्सक्लूड्स द प्राइस ऑफ इंपोर्ट। तो यहाँ पे इंपोर्ट की जगह पे एक्सपोर्ट भी यूज कर सकता है, तो एक्सपोर्ट आपका गलत हो जाएगा, ये प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स को एक्सक्लूड करेगा। नेक्स्ट थोड़ा हम लोग टर्म्स देख लें कि इन्फ्लेशन रिलेटेड कुछ टर्म्स यूपीएससी में आते हैं, जैसे कि आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है वो आपका टोटल इन्फ्लेशन जो आपका इकोनॉमी में होता है उसका मेजर होता है। अगर भारत में हम लोग बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कॉम्बाइंड जो है वो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आपका कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन क्या है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में से अगर हम लोग फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन को निकाल देते हैं तो वो आपका कोर इन्फ्लेशन होता है, और कोर इन्फ्लेशन को हम लोग अंडरलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ये थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसको बस थोड़ा समझना है, क्योंकि क्या होता है यूपीएससी जनरली मेंस क्वेश्चन में भी कभी ये टर्म्स इंक्लूड कर देता है और हम लोग को समझ नहीं आता, तो हम लोग उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि हम लोग उसमें क्या लिखें। और दूसरा, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो अगर हम लोग ये सब टर्मिनोलॉजी सबके साथ अगर नॉलेज रखेंगे तो हम लोग इजिली क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी जो है अभी करेंट डेज में, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में, हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में मनी जो था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं होता था। उस समय में आपका बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अदर गुड्स, मतलब कि एक गुड्स को हम लोग दूसरे गुड्स के साथ एक्सचेंज करते थे। लेकिन बार्टर सिस्टम का बहुत सारा डिसएडवांटेज भी था, तो जिसको ओवरकम करने के लिए ह्यूमंस ने बहुत सारे सिस्टम्स को इवॉल्व किया। उन लोगों ने जो भी सिस्टम्स इवॉल्व किए उनमें 4 फीचर्स होते थे, जैसा कि आपका यूनिट ऑफ अकाउंट हो गया, मतलब कि उस इंस्ट्रूमेंट या उस आइटम को हम लोग मेजर कर सकें। हाईली लिक्विड होना चाहिए, मतलब कि उसका लिक्विडिटी हाई होना चाहिए, उसको हम लोग स्टोर कर सकें और हम लोग उसको किसी के भी साथ हम लोग उसको एक्सचेंज कर सकें। तो ये अगर 4 फीचर्स है तो वो एक इजी सिस्टम होगा जिसको हम लोग एक्सचेंज प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफिकल्टीज था? तो सबसे पहला आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था, मतलब कि अगर सपोज 2 पर्सन है ए और बी, अगर ए को एज अ कमोडिटी अगर मान लो उसको टमाटर चाहिए और बी को पोटैटो चाहिए, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसका भी इंफॉर्मेशन जो होगा उसका कमी था इसमें। सब डिवीजन यहाँ पे इम्पॉसिबल था और यहाँ पे कोई भी यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं था, मतलब कि हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कमोडिटी मनी के बारे में। तो नाम से ही पता चल गया होगा कि मतलब कमोडिटीज जिसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे कि आपका एरोज हो गया, सीसेल्स हो गया, अगर ये सबको एज अ कमोडिटी, मतलब कि ये सब तो कमोडिटी है, तो इसको अगर हम लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर यूज करते हैं तो हम लोग इनको कमोडिटी मनी बोलेंगे। जनरली वही कमोडिटीज यूज किए जाते थे जो कि सभी लोगों को जिसकी जरूरत हो। जब ह्यूमन बींग्स ने हंटिंग से एग्रीकल्चर में शिफ्ट किया तो गोट्स और कैटल को भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो लोग यूज करते थे, और इनका खुद का ही कुछ लिमिटेशंस है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब कि इनको मेजर, सपोज कि यूनिट ऑफ अकाउंट हम लोगों ने देखा था, यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जिसको हम लोग मेजर कर सके। तो यहाँ पे ये चीज की कमी थी कमोडिटी मनी में। एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। कमोडिटी मनी में क्या होता है कि कमोडिटी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और वही कमोडिटीज यहाँ पे यूज किया जाता है जो कि सभी लोगों को जिसकी जरूरत हो। इनका खुद का ही कुछ लिमिटेशंस होता है और ये आपका यूनिट ऑफ अकाउंट यहाँ पे लैक करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटेलिक मनी। तो मेटेलिक मनी क्या है कि मतलब कमोडिटी मनी जो है उसको प्रीशियस आइटम्स ने रिप्लेस कर दिया, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ये जो मनी होते हैं हम लोग इसको इजिली हैंडल कर सकते हैं, इजिली स्टोर कर सकते हैं। और क्या होता है कि टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ
जो हार्ड गोल्ड और सिल्वर जो था उसको कॉइनेज सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया। तो इसका 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेटेलिक मनी में क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतते गया और नया नया टेक्नोलॉजी आते गया तो उसके साथ क्या हुआ कि गोल्ड और सिल्वर था उसको हम लोगों ने कॉइनेज सिस्टम के साथ रिप्लेस कर दिया। ये सब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी स्किप करके पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये उतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट से, लेकिन आजकल यूपीएससी जो है मतलब वो बहुत ही डायनेमिक हो चुका है तो कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए हल्का फुल्का ये सब आप देख लीजिए। और मैंने वही सब पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अगर इस सबको रीड भी कर लेंगे तो मतलब काम बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेपर मनी। तो हम लोग को पता है कि जैसे जैसे आपका स्टेट और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एडवेंट हुआ तो न्यू फॉर्म ऑफ मनी आया जिसको गवर्नमेंट ने बैकिंग प्रोवाइड किया, तो वैसे मनी को हम लोग यहाँ पे पेपर मनी बोलते हैं। ये जो पेपर मनी होता है ये आपका बैंक नोट्स का फॉर्म इन्होंने पकड़ लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको प्रिंट करना शुरू कर दिए, तो इसीलिए ये आपका लास्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पेपर मनी जो है उसको गवर्नमेंट बैकिंग मिला, पेपर मनी जो है वो बैंक नोट्स का फॉर्म पकड़ लिया और ये बैंक नोट्स को कौन प्रिंट करते थे, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सब कुछ कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ मनी। तो हम लोग जानते हैं लेमैन्स टर्म में अगर बोला जाए तो वो चीज जिसको हम लोग एक्सचेंज कर सकें। तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर कोई भी चीज प्रोवाइड मतलब कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर कोई भी चीज हो रहा है तो उसको हम लोग मनी का दर्जा दे सकते हैं। मनी जो होता है वो आपका मेजर और स्टोर करता है वैल्यूज को भी, और अगर इसको डिफिनेशन के टर्म्स में समझें तो वो चीज जो कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के पेमेंट के लिए अगर उसको हम लोग एक्सेप्ट करें तो उसको हम लोग मनी बोलते हैं। मतलब कि एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन द पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसको हम लोग मनी बोलते हैं। तो मनी का एक बेसिक डिफिनेशन है, या अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग नॉर्मल ये भी लिख सकते हैं कि मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि आपका वैल्यू स्टोर और मेजर दोनों करता है। कुछ कुछ इकोनॉमिक्स जो थे उन्होंने मनी को डिफरेंट वे में डिफाइन किया, जैसे कि मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब कि मनी कुछ भी चीज हो सकता है जो कि मनी का फंक्शन परफॉर्म करे, तो उसको हम लोग मनी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम। तो मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम को हम लोग 3 हेड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका फुल रिजर्व सिस्टम। तो फुल रिजर्व सिस्टम में क्या होता है कि पेपर मनी जो है उसको गवर्नमेंट बैकिंग है, वो फुल रिजर्व सिस्टम में आता है। फुल्ली बैक्ड आपका गोल्ड और सिल्वर है जो कि इक्वल वैल्यू का होगा, मतलब कि गोल्ड और सिल्वर जितना वैल्यू का है उतना ही वैल्यू का पेपर मनी गवर्नमेंट बैक करेगा। नेक्स्ट है आपका फिएट मनी, मतलब कि करेंसी नोट्स जो भी इशू हो रहे हैं उसको हम लोग फिएट मनी बोलते हैं, और इसको हम लोग लीगल टेंडर के फॉर्म में गवर्नमेंट इसको प्रॉमिस करता है। मतलब कि ये आपका लीगल टेंडर है, ये जनरली क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। नेक्स्ट है आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो सेंट्रल बैंक जो है वो कुछ मिनिमम रिजर्व रखता है क्योंकि वो उसका रिक्वायरमेंट है। सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी इशू कर सकता है किसी भी नंबर में, मतलब कि जितना चाहे उतना ज्यादा करेंसी वो इशू करता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप मिनिमम रिजर्व। एक बार फिर से इसको समझाया, थोड़ा ध्यान समझिएगा। 3 हेड्स में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम को। फुल रिजर्व सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें पेपर मनी को गवर्नमेंट बैकिंग होता है। फिएट मनी मतलब कि वो करेंसी नोट्स जो कि इशू हम लोग कर रहे हैं, मतलब कि करेंसी नोट जो इशू हो रहा है उसको हम लोग फिएट मनी बोलते हैं, और इसको लीगल टेंडर भी बोलते हैं जिसको गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या हो रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है उसको मिनिमम रिजर्व मेंटेन करके रखना है, और सेंट्रल बैंक क्या कहते हैं कितने भी नंबर का करेंसी इशू कर सकता है, मतलब कि अमाउंट के बेसिस पर अगर बात किया जाए तो। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था 2018 में, Which one of the following statement correctly describes the meaning of legal tender money? तो अभी कुछ देर पहले मैंने समझाया है। तो 4 ऑप्शंस हैं। The money which is tendered in court of laws to defray the fee of legal cases. Option B, the money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claim. Number C, the banking money in the form of checks, draft, bill of exchange, etc. And last one, the metallic money in circulation in a country. तो मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, आप लोग सोचिए और गेस कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बी,
द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन आया था मनी पे। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि कुछ कुछ चीज बस केवल हम लोग जान ले, क्योंकि यूपीएससी आजकल मतलब कि कहीं किसी भी एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो बेसिक नॉलेज हर एक एस्पेक्ट का हम लोग को रखना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अप्रैल 1, 1935 में स्टैब्लिश किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो था उसके प्रोविजंस के बेसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था उसको प्राइवेटली ओन किया गया था ओरिजिनली, मतलब कि स्टार्टिंग डेज में उसको प्राइवेटली ओन किया गया, लेकिन 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ और उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक को फुल्ली ओन कर लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है जो कि जनरली यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा याद कर सकते हैं। पहला है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दूसरा है आपका मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और तीसरा है आपका रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है आपका आरबीआई का। एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अप्रैल 1, 1935 में स्टैब्लिश हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। ओरिजिनली प्राइवेट ओन था, लेकिन 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ, उसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ चुका था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है जैसे कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू। नेक्स्ट हम थोड़ा आरबीआई के फंक्शंस को देख लेते हैं। तो पहला ये है कि आपका बैंकर्स बैंक है। इसका मतलब कि बैंक्स मतलब कि जो कमर्शियल बैंक हमारे हैं, जब भी कभी इमरजेंसी क्राइसिस में हो या कोई इमरजेंसी में हो तो उस केस में आरबीआई उनको हेल्प करता है, तो जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि आरबीआई जो है वो बैंकर्स बैंक है। दूसरा है आपका फॉरेक्स मैनेजर। फॉरेक्स मैनेजर मतलब कि जो भी फॉरेक्स एक्सचेंज होता है उसको जो मैनेज करता है वो आपका आरबीआई है। थर्ड है आपका मॉनेटरी मैनेजर, तो मतलब मनी सप्लाई को भी मैनेज करने वाला आपका आरबीआई ही है। और लास्ट वन है आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बैंकर है। तो आरबीआई की ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। नेक्स्ट प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई। इट इज अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, it formulates and administers monetary policy, it acts as an agent of the government in respect of India, it handles the borrowing program of government of India। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आप मतलब कि सोचिए इसका क्या आंसर होगा। आपको मैं 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगा। तो ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। ये चारों फंक्शंस जो है ये आपका आरबीआई का फंक्शंस है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट करने का बस इतना ही मतलब था कि आप जान लीजिए कि आरबीआई से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। आरबीआई के फंक्शंस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट्स मेंशन है आप इसको भी याद कर सकते हैं, और मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में जो भी पढ़ा है आप उसको भी थोड़ा याद कर लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप उसको अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकें मेन डे एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाउ आरबीआई कंट्रोल्स रिसेशन। तो जब भी हमारा इकोनॉमी में रिसेशन आएगा तो आरबीआई उसको कैसे कंट्रोल करेगा। तो सपोज कीजिए कि इकोनॉमी में रिसेशन आ चुका है, तो आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई को यहाँ पे इंक्रीज कर देगा। थोड़ा एरो समझते हैं। रिसेशन जब आएगा तो मनी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, लोगों के हाथों में पैसा आएगा। जब लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो जो भी एक्स्ट्रा मनी है लोग उसको बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। तो बॉन्ड में जब इन्वेस्ट करेंगे तो उसका मतलब क्या है, आपका बॉन्ड प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि मतलब बिजनेस फर्म्स जो है वो लोग लोन्स इजीली ले सकते हैं बैंक से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, और जो भी वो लोन्स लेंगे वो इन्वेस्ट कर देंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो बिजनेस फर्म जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा बोरो करेंगे। जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वेस्ट करेंगे और लोगों के हाथों में पैसा ऑलरेडी है तो इसका मतलब ये है कि जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो इंक्रीज होगा। डिमांड इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों इंक्रीज होगा। तो इस मेथड के हेल्प से आरबीआई जो है वो आपका रिसेशन को कंट्रोल करता है।
नेक्स्ट है आपका कि आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेसिक क्राइटेरिया ये है कि मनी सप्लाई जो है उसको डिक्रीज कर दिया जाए। तो मनी सप्लाई अगर डिक्रीज है तो इसका मतलब क्या है, लोग के हाथ में पैसा कम हो जाएगा। लोग के हाथ में पैसा कम हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि जो बॉन्ड मार्केट है, मतलब कि बॉन्ड में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वहां से पैसा वापस आ चुका है, मतलब कि वहां से पैसा निकाल दिया गया है। वहां से पैसा अगर निकाल दिया गया है तो उसका मतलब क्या है कि बॉन्ड प्राइस जो होगा वो आपका फॉल कर जाएगा। बॉन्ड प्राइस जब गिरेगा तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अब फिर से वहीं अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस फर्म है वो कम बोरो करेंगे, वो कम लोन्स लेंगे। तो कम लोन्स लेंगे तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस भी डिक्रीज होगा। लोगों के हाथों में बाय डिफॉल्ट पैसा नहीं है क्योंकि मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिक्रीज करेगा, और एग्रीगेट डिमांड अगर डिक्रीज करता है तो इनकम और आउटपुट जो है वो भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका फ्लो चार्ट है जिसके हेल्प से मैं समझा पा रहा हूं कि आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट इन इंडिया। तो 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को साइन किया था। और ये आपका उर्जित पटेल के टाइम में ऐसा हुआ था। उर्जित पटेल जब हमारे आरबीआई के गवर्नर थे तो उनके टाइम में एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के द्वारा। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, मतलब कि प्राइस जो भी है उसको स्टेबल लाना है, और ग्रोथ जो है उसको भी हम लोग को मतलब कि इंटैक्ट रखना है, मतलब कि ग्रोथ जो है उसको भी मेंटेन रखना है। ग्रोथ को मेंटेन करने के साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी भी हम लोग को रखना है। तो उसके तहत एक फॉर्मूला डिड्यूस किया गया था कि इन्फ्लेशन जो है वो आपका 4 ± 2% के ब्रैकेट में रहेगा। तो ये जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेंड किया गया, मतलब कि रीजन के साथ और रेमेडियल मेजर्स हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली एक मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट था जो कि 2015 में आया था, जिसके तहत प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना था और ग्रोथ जो कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग को मेंटेन करना है और बढ़ाना है, उसके साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी भी हम लोग को मेंटेन करना है। तो जिसके तहत एक आपका क्या कहते हैं फॉर्मूला डिड्यूस किया गया था कि इन्फ्लेशन जो है वो आपका 4 ± 2% के ब्रैकेट में हम लोग उसको रखेंगे। तो ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट था। नेक्स्ट है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो ये जो कमिटी था इसमें 3 मेंबर आपका आरबीआई अपॉइंट करेगा और रिमेनिंग मेंबर्स जो होंगे वो आपका सिलेक्शन कमिटी नॉमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके मेंबर्स के बारे में जान लिए। उसके बाद आरबीआई गवर्नर जो है उनका कास्टिंग वोट रहेगा। मतलब कि क्या है कि ऐसे तो 6 मेंबर होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में 3 मेंबर हो गए आरबीआई के और 3 मेंबर हो गए जो सिलेक्शन कमिटी ने नॉमिनेट किया है। तो अगर टाई हो जाता है, अगर 6 का वोट, मतलब कि अगर वोट दिया बोलो तो टाई हो गया, तो जब टाई होगा तो उस केस में आरबीआई गवर्नर जो होंगे वो कास्टिंग वोट परफॉर्म करेंगे। मतलब कि टाई की जब टाई होगा तभी वो वोट वहां पे कर सकते हैं। फाइनेंस बिल के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो आपका आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक नॉमिनेटेड मेंबर सेंट्रल बैंक से लिए जाएंगे। मतलब कि आरबीआई से जो भी 3 मेंबर अपॉइंट किए जा रहे हैं उनमें से 3 मेंबर आपका आरबीआई गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है और सेंट्रल बैंक से एक नॉमिनेट किए गए हैं। अदर 3 मेंबर जो हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे थ्रू सर्च कमिटी। टर्म जो होगा वो 4 साल का होगा और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। आइडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का था इसको उर्जित पटेल ने 2014 में दिया था। उर्जित पटेल आपका आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ऑफ द डे। तो टॉपिक ऑफ द डे आपको पता ही है कि हम लोग यहाँ पे मेंस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोगों ने एक स्कीम को उठाया है जो कि है आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम। यूपीएससी मेंस में जनरली 10% चांस होता है कि आपका कोई एक स्पेसिफिकली एक स्कीम पे क्वेश्चन आए, लेकिन 90% चांस होता है कि ये सब स्कीम को हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप पे क्वेश्चन आ जाए
या आपका क्या कहते हैं एमएसएमई पे क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पे हम लोग ये सब स्कीम को पुट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम को। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो था वो आपका 2016 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए वुमेन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट किया जाए, ताकि एक आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो पाए। जो भी हमारे इकोनॉमी में अनसर्व्ड सेक्टर्स हैं उनको भी रीच करना था, ये भी इसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। तो इसीलिए इन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इन लोगों को रीच करने का कोशिश किया। इस स्कीम के तहत बैंक जो है वो आपका 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करेगा एटलीस्ट 1 SC ST बोरोवर या एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर। लेकिन यहाँ पे जो एंटरप्राइज का बात हुआ है वो ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज का बात हुआ है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से फिर से इस पॉइंट को समझिएगा। बैंक जो है वो आपका 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करेगा SC ST बोरोवर को और वुमेन बोरोवर को, जो ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज को सेटअप करना चाहते हैं। ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज का मतलब होता है कि इंटरप्राइज जो कि हम लोग न्यूली डेवलप उसको कर रहे हैं। और दूसरा टाइप का जो इंटरप्राइज होता है वो ब्राउनफील्ड इंटरप्राइज होता है, मतलब कि ऑलरेडी वो इंटरप्राइज एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग और इवॉल्व करेंगे। तो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड इंटरप्राइज क्या होता है उसका बेसिक डिफरेंस हम समझा चुके हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम लोग यहाँ पे जो लोन बैंक प्रोवाइड कर रहा है 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, वो किन सब इंटरप्राइज के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज हो सकता है। सिडबी और नाबार्ड जो है उसको स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर की तरह डेजिग्नेट यहाँ पे किया गया है। तो ये सब बेसिक पॉइंट है आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। तो इसके रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन क्या आ सकता है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम का क्या सिग्निफिकेंस है, तो 2-3 पॉइंट वहां बताया जा चुका है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को प्रमोट करेंगे, अनसर्व्ड सेक्शन जो है उनको यहाँ पे सर्व किया जाएगा ताकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो पाए, और बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने लैंग्वेज में आप सोचने का कोशिश कीजिए और इसको कॉपी में उतारिए, तो क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। थैंक यू इस लेक्चर को देखने के लिए। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इस लेक्चर को आप लाइक और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।